नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 19 of the Hindu Marriage Act, and this is what section 19 से शुरू करना है हम लोगों ने, राइट? 19. So basically section 19 to 22, these sections are important for your prelims only, not important for your mains. तो हम लोग इसको उस तरीके से ही पढ़ेंगे। 19 to 22, these sections are important for your prelims and hardly important for your mains. When I say, I am not saying not important for your mains कि आप मुझे पकड़ लेंगे, नहीं आपने तो कहा था और आया कैसे। हार्डली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस का मतलब है कि मेंस में शायद ही आपसे पूछा जाए इनमें से कुछ भी। तो दीज सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम 19 to 22। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। 19 to 22 की बात कर रहा हूं और आज हमारी क्लास इन्हीं सेक्शंस पर होने वाली है। देन वी विल टेक अप सेक्शन 23। This is section 19. Please see the board, and this is first question for your prelims. This is section 19, court to which petitions shall be presented. First question in your prelims will come from the heading itself. Which section deals with the court which has jurisdiction to deal with the petitions? बहुत सिंपल सी बात है, कौन सी कोर्ट में आप petition दायर करेंगे, ये कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 19 में कहा गया है। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, पढ़ते हैं यहां से। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपको, देखो ये। प्लीज सी द वर्ड, व्हाट इज दिस? एवरी पेटिशन। एवरी पेटिशन का मतलब दिस में बी सेक्शन 9, दिस में बी 10, दिस में बी 11, फाइन, दिस में बी 12, दिस में बी 13। कोई सी भी पेटिशन हो सकती है, वही है, चाहे रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की हो, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन की हो, मे इट बी फॉर द वॉइड और वॉइडेबल और फॉर सीकिंग डिवोर्स। एवरी पेटिशन का मतलब है पेटिशन अंडर एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत पेटिशन हो। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? सेक्शन 19 डील्स विद द पेटिशन ओनली फॉर द डिवोर्स, ओनली फॉर दिस। आंसर इज इट डील्स विद द एवरी पेटिशन, एवरी पेटिशन इज डील्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स यहां से लगाइए, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, every petition under this act shall be presented to the district court within the local limits of whose ordinary original jurisdiction। अब यहां पर जो आएंगे, कौन सी कोर्ट में जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन आपको कहां मिली है? इट इज 3rd B। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही जो 3rd B में दी गई है, ठीक, उसका हो गया। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या? There are 4 options. There are 4 options under the category clause 1, 2, 2nd, 3rd and 3rd A, 4th हो गया and 5th कह लीजिए एक तरीके से। 5 ऑप्शंस आपके पास, जहां वो कौन कौन से 5 ऑप्शंस हैं जहां पर पेटिशन फाइल की जा सकती है, और यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवोर्स की पेटिशन कहाँ फाइल कर सकते हैं, इसका जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करना हो तो आपको सेक्शन 19 में जाना होगा। तो ये सब क्लॉजेस 1, 2, 3A, 4th, ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सारे ऑप्शंस आपको रटे होने चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से ही आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड। सो हम ऐसे मान के चलते हैं, दिस इज देवदास वेट्स पारो, ठीक। तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं, शादी कहां पर हुई? कोलकाता। कोलकाता में शादी हुई, ध्यान रखिएगा। वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, P फॉर प्रीलिम्स लगाइए। और द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन रिजाइड्स। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? रिस्पोंडेंट की। रिस्पोंडेंट मीन्स द पार्टी अगेंस्ट whom relief is sought. Respondent resides at the time of presentation of the petition। इसमें ध्यान देने वाली बात आपकी यह है कि जो इसमें जो वर्ड रिजाइड्स है,
इसका मतलब है एक्चुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड नॉट ए लीगल और कंस्ट्रक्टिंग रेजिडेंस। इसको आपने समझना है। क्लॉज सेकंड में, ये जो क्लॉज सेकंड है सेक्शन 19 की, जिसमें बात करते हैं कौन सी जगह, जहां पर रेस्पोंडेंट रिजाइड करता है, रेस्पोंडेंट जहां पर रह रहा हो, कब, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। तो यहाँ पर जो रिजाइड्स का मतलब है वो एक्चुअल रिजाइड से है। एक्चुअल रिजाइड कहाँ पे कर रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है। और यहीं से पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं समझाता हूँ आपको कि शादी कहाँ पर हुई। शादी हुई कोलकाता में, है ना, कोलकाता। अब ये हुआ सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आया। उसके बाद जिस समय मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द divorce petition, fine, we are talking about the divorce petition and at that time जो respondent है he is residing at Delhi, वो दिल्ली आ गया है, वाइफ है वो डिवोर्स सीख कर रही है, यानी पारो सीख कर रही है, और देवदास कहां पर आ गया भाग करके, नाउ ही इज रिजाइडिंग इन दिल्ली। तो ये हुआ सेकंड ऑप्शन। तो यहां पर जो लाइन है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखिए, resides must mean actual place of residence, not legal or constructing residence। ये मीनिंग समझना है इसमें कि यहां पर reside का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देवदास कहां रहता है इस समय, he is residing in Delhi, लेकिन उसका जो रेजिडेंस का पता दे रखा है जो, वो कहीं का और का है। तो क्लॉज सेकंड में मान लीजिए वो झारखंड का रहने वाला हो, है ना, वो रांची का रहने वाला हो, सपोज उसका जो लीगल रेजिडेंस का एड्रेस है वो रांची है, बट ही इज एक्चुअली रिजाइडिंग इन दिल्ली। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज रिलेट्स टू द दिल्ली जहां पर वो वास्तव में रह रहा है, ठीक है, ना कि उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस उसने जहां पर जो पेपर पे रिकॉर्ड पे दे रखा है डिफरेंट जगह। जैसे इफ यू गो टू द अकाउंट या बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे तो उसमें लिखा होगा परमानेंट एड्रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखा होगा अलग से आपका, भले आप रहते हो या नहीं रहते हो आप एक बार को, लेकिन यहां पर मतलब है एक्चुअली में जहां पर वो रिजाइड कर रहा हो। प्लीज लेट मी नो डिड यू गेट दिस और नॉट, कम ऑन। एंड यहां पर जो बात की जाती है रेजिडेंस की, सेक्शन 9 डज नॉट डील विद द लेंथ ऑफ द रेजिडेंस। जहां पे रेजिडेंस की बात आएगी उसमें लेंथ ऑफ रेजिडेंस का कोई मतलब नहीं, इवन ए शॉर्ट रेजिडेंस में बी सफिशिएंट। चलिए इसको अभी समझाते हैं, 19 पर दोबारा आता हूं मैं। तो पहला प्लेस हमारा हो गया वेयर द मैरिज वाज सॉlemnized, सेकंड है जहां पे रेस्पोंडेंट रिजाइड करता है, और खास बात क्या है, जो एक्चुअल रेजिडेंस हम कब देखेंगे, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल रेजिडेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट देखा जाएगा, किस समय देखा जाएगा, एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन। पेटिशन को दायर करते समय, पेटिशन को दायर करते समय जहां पर एक्चुअली में वो रिजाइड करता है उस जगह पर ध्यान करना। तो इन शब्दों को मत भूलना कि ये जो हम लोकेट करेंगे वो टाइम के हिसाब से करेंगे कि आज कहां रह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज क्या, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, एक साथ जहां रखे थे। और यहीं पर आपको इसके साथ में पढ़ना है ये लाइन आपको कि इवन ए शॉर्ट रेजिडेंस में बी सफिशिएंट इन दैट केस। जो लास्ट रिजाइड जहां पे किया था उन्होंने, ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका इसमें, क्लॉज थर्ड कीजिए, प्रिलिम्स क्लास एक तरीके से लास्ट रिजाइडेड टुगेदर में, समझे, यहां पर इवन ए शॉर्ट रेजिडेंस विल बी सफिशिएंट। तो यहां पर अब थर्ड मान लीजिए कि जो हमारा था, ये पहला ऑप्शन था कलकत्ता का जहां पे शादी हुई थी, और ये सेकंड ऑप्शन दिल्ली में एक्चुअल रिजाइड कर रहा है, और ये थर्ड आया उसका लास्ट रिजाइडेड, ठीक है। लास्ट रिजाइडेड कैसे, लास्ट रिजाइडेड, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, टुगेदर, जहां पे दोनों एक साथ रहे। ये हमारी जगह हो गई, लेट्स मेक इट मुंबई, तो मुंबई में दोनों एक साथ रहे थे। नेक्स्ट, एंड इन केस द वाइफ इज द पेटिशनर, वाइफ के लिए स्पेशल राइट है। इन केस द वाइफ इज द पेटिशनर वेयर शी इज रिजाइडिंग, यानी कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द वाइफ ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। दिस 1A 3rd A वॉज इंसर्टेड बाय 2003 अमेंडमेंट एक्ट।
अब यहाँ पे समझ लीजिए, डिवोर्स पिटीशन कहाँ फाइल करेंगे? डिवोर्स पिटीशन कहाँ फाइल करते हैं? जहां पर रिस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है, यानी कि डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर देवदास जाता है, देवदास अगर जाएगा तो उसको कहां फाइल करना पड़ेगा? जहां पर पारो रह रही है। सही है, लेकिन अगर पारो जाएगी तो पारो के पास दोनों ऑप्शंस होंगे, जहां पर वो अभी है, जहां पर वो खुद रह रही है, या यहां पर जहां पर देवदास रह रहा है। तो यहां पर वुमेन को एक एडवांटेज है, वाइफ को एडवांटेज है इस केस में, ध्यान रखना। वाइफ अगर पेटिशनर होगी तो ये स्पेशल बात है कि जहां पर वो रह रही है वो भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी रह रहे थे कोलकाता में, और वो लोग फिर जो लड़की जो मैके चली गई है, तो क्या वो मैके से भी वहां पर केस कर सकती है? यस, वो जहां पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां से भी कर सकती है, और वो ससुराल में भी कर सकती है। सही है, लेकिन अगर पति को करना हो तो पति कहां करेगा? पति कहां करेगा? जहां पर पत्नी रह रही है। इस क्लॉज की बात कर रहा हूं, तो बाकी सारे ऑप्शन तो अदरवाइज वो लास्ट रिजाइडेड में चला जाएगा, वो अलग बात। या वहां पे जाएगा जहां पर शादी हुई थी। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं? शायद आपने मिस कर दिए हैं। वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये हैं, और। तो ये ऑप्शन है आपके, या तो यहां पर और, समझ रहे हैं बात, और दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल यू, यानी कि इन 5 ऑप्शंस में से 4-5 जो ऑप्शंस हैं इनमें से कहीं पर भी ऐसी पिटीशन फाइल की जा सकती है। और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, ए वाइफ कैन फाइल ए पिटीशन, ऑप्शन ए, where the marriage was solemnized, yes, where she is residing at present, yes, where the husband is residing at present, yes, all of the above, answer is all of the above। तो आपके टिप्स होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, थर्ड ए हो गया आपका, एंड फोर्थ पर आ जाइए। द पेटिशनर इज रिजाइडिंग in case where respondent is at the time residing outside the territories to which this law extends। कब? at the time of presentation of the petition। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको समझिए इस तरीके से। जनरल रूल क्या हुआ, मैं आपको रटवा देता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन है जहां पर विवाह हुआ, यानी कि कोलकाता हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, या तो आप वहां पे पिटीशन फाइल कर दीजिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दीजिए, नंबर 1 ऑप्शन। वहां पर नहीं कर रहे हैं आप, जहां पे शादी तो हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग थी। हम कहां पे गए थे? हम तो सब गोवा में गए थे, सबको ले गए थे गोवा में, और वहां पे हमने शादी की, फिर बाद में घर आ गए। अब गोवा में कौन जाएगा? ना तो मैं रहता वहां पर, ना ही मेरी वाइफ वहां रहती है, तो गोवा इज नॉट द ऑप्शन फॉर अस। चलिए गोवा को छोड़ देते हैं, अभी बात खत्म हो गई ना। अच्छा ये बताओ, तुम लोग लास्ट में कहां रहे थे? लास्ट रिजाइडेड हो गया अभी ये, जहां पे शादी हुई। चलिए बात खत्म कीजिए। अब ये बताइए दूसरी पार्टी कहां रहती है, रेस्पोंडेंट कहां रहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसको संबंध की सर्विस करानी है, आपको एग्जीक्यूट करवानी होगी। अगर आपके फेवर में पिटीशन डिक्री होती है तो फिर आप रेस्पोंडेंट के उस पर जाइए आप। सही है, तो हस्बैंड रहता है कलकत्ता में फिलहाल अभी, और लड़की कहां रहती है? मान लीजिए दिल्ली चली गई है। तो भाई साहब ने गोवा का ऑप्शन तो इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग थी, वहां तो जा नहीं सकते। अब सेकंड ऑप्शन कौन सा है भाई साहब के पास, कि भाई साहब वहां जाइए, दिल्ली में जाके फाइल कीजिए। ठीक है, तो जहां पे रेस्पोंडेंट रिजाइड करते हैं। तो वकील साहब ये तो बहुत दूर हो जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा दिल्ली बार बार इससे करने के लिए? तो फिर मैं आपको थर्ड ऑप्शन देता हूं, और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये रहा। अच्छा ये बताओ, अभी तुम भले ही कोलकाता में रह रहे हो, लेकिन तुम दोनों साथ में कहां पे रहे थे? लास्ट में तुम लोग कहां पर रहे थे? सर वो चेन्नई रहे थे। तो भाई वो तो चेन्नई का ऑप्शन आया तेरे पास। अब तो गोवा तूने मना कर दिया, दिल्ली तो ये दूर लग रहा है, लास्ट रिजाइडेड तू कहां पे था? वहां पर। चेन्नई भी तूने मना कर दिया, चेन्नई भी नहीं जा सकते अभी। सर मुझे ये बताओ, मैं कलकत्ता में रह रहा हूं, तो क्या मैं कलकत्ता में फाइल कर सकता हूं या नहीं? बीइंग हस्बैंड मुझे कुछ राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यानी कि जहां पर पेटिशनर रिजाइड कर रहा है, क्या वहां पर वो फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? यहां से क्वेश्चन बनता है, और यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो इन जनरल नहीं कर सकता है। कब कर सकता है वो आपको बता देता हूं मैं। कब कर सकता है
वो समझ लीजिए। पहली बात तो अगर वाइफ है पेटिशनर तो वो कर सकती है, ये ध्यान रखना। ये काम कौन कर सकती है? वाइफ कर सकती है, हस्बैंड नहीं कर सकता। इफ द वाइफ इज पेटिशनर तब कर सकती है। तो देख लो बोर्ड देख लो, कहा इफ द वाइफ इज द पेटिशनर वेयर शी इज रिजाइडिंग तब कर सकती है। तो हस्बैंड होने का खामियाजा क्या है? खामियाजा क्या है कि जहां पर आप रह रहे हैं उस ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी ग्राउंड है जहां पर आपकी शादी हुई थी, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग बताइए आपने कहा, सब गोवा में हुई थी। फिर आप कहाँ कर सकते हैं? जहां पर आपकी वाइफ रहती है वो दिल्ली में रह रही है। यहाँ पर जहां आप लास्ट रिजाइडेड थे वो चेन्नई निकल आया, अब ये सही है। लेकिन जनाब एक खास बात है, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए, फोर्थ कैटेगरी में आ जाइए, है ना, कि मेरी वाइफ जो है वो तो लंदन चली गई, अब मैं लंदन जाऊं क्या? हाँ, अब यहां पर बात बनती है, इवन इफ यू आर द हस्बैंड देन यू कैन फाइल, है ना, वेयर द पेटिशनर इज रिजाइडिंग, कब? वेयर द रिस्पोंडेंट इज रिजाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। जब वो अगर बाहर रह रहा हो, इंडिया से बाहर रह रहा है, यानी कि जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उन टेरिटरीज में अगर रह रहा है, ऐसे केस में फिर आप जाओगे कैसे वहां पर? इन दैट केस यू कैन फाइल द पिटीशन एट योर प्लेस, एट योर रेजिडेंट इटसेल्फ। और हर एक बात पे ध्यान रखना, हम कब देखेंगे? पैरामीटर सेम है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। पिटीशन को प्रेजेंट करते हुए समय पे देखा जाएगा। ये बोलो हाँ ना। बेसिकली हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग देखिए। वाइफ कहां कहां कर सकती है? वाइफ के पास चॉइस कौन सी है? नंबर 1 चॉइस जहां पर वो रह रही है, ये मोस्ट कन्वीनियंट हो सकता है उसको। नंबर 2 ये हो सकता है जहां पे उसकी शादी हुई थी वहां पे कर सकती है। नंबर 3 जहां पर वो लास्ट में रिजाइड किए थे वहां पे कर सकती है। नंबर 4 जहां पे रेस्पोंडेंट रह रहा है वहां पर कर। 4 ऑप्शंस हैं वाइफ के पास, जहां पर खुद रहती है, जहां पर पति रहता है, जहां पर लास्ट में रहे थे, जहां पर शादी हुई थी। 4 ऑप्शंस हो गए। हस्बैंड के पास 3 ऑप्शंस कॉमन है, जहां पर शादी हुई थी, जहां पर लास्ट रिजाइड किया था, जहां पर वाइफ रह रही है। वह उसके पास 4th ऑप्शन जो है जहां वो खुद रह रहा है, जहां पर हस्बैंड पेटिशनर खुद रह रहा है, वहां पर वो नहीं कर सकता। वहां पर वो तभी कर सकता है जब उसकी वाइफ कहां रहती हो? विदेश में रहती हो। या फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा उन सिमिलर लाइंस पर, कि जब उसको 7 साल से सुना ना गया हो। यस, नंबर 4 नहीं समझ में आ रहा, नंबर 4 समझाता हूं, देखिए आपको इस तरीके से समझिए। 2 कंडीशंस हैं कि जो रेस्पोंडेंट है वो क्या पोजीशन है कि या तो वो विदेश में रह रहा हो, सही है, ऐसा मान लीजिए, जहां पर नंबर 1 देखिए 2 कंडीशन बोर्ड पे लिखता हूं मैं। रेस्पोंडेंट 2 सिचुएशंस, नंबर 1 लिव्स बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, यानी कि जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, HMA नोट एप्लीकेबल, या तो ये, या फिर नोट हर्ड 7 ईयर्स, 7 साल से कि उसको इसका सुना नहीं गया। अगर ये परिस्थिति है, अगर ये सिचुएशन है, देन रिजल्ट ये होगा कि पेटिशनर कैन फाइल द पिटीशन एट हिज और हर रेजिडेंस। समझे आप? क्लॉज 4 में 2 सिचुएशन डील की गई हैं कि अगर वो व्यक्ति जो रिस्पोंडेंट है वो ऐसी जगह रह रहा है जहां पर, ऐसी टेरिटरी में रह रहा है जहां पर कि हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई ही नहीं होता वहां पर, तो ऐसे केस में फिर आप वहां पर नहीं जाओगे जहां पे वो रहता है, फिर आप जहां पर आप रहते हो वहां पर आप कर सकते हो। लैंग्वेज देख लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए सेक्शन 19, कम ऑन। नंबर 4, you can file the petition where the petitioner is residing at the time of presentation of the petition। कब, किस केस में? in a case where the respondent is residing outside the territories to which the act extends।
उस केस में जहां रेस्पोंडेंट वहां रह रहा हो जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में रह रहा हो, नेपाल में रह रहा हो, किसी ऐसे कंट्री में रह रहा है जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं होता, ऐसे केस में फिर आप कहां करोगे इसको? यू कैन फाइल दैट पिटिशन वेयर यू रिजाइड, देन फिर आप अपने पते पे करो। पहली बात समझ में नहीं आई, ये पहली सिचुएशन है। कौन सा केस है? इन ए केस, कौन सा केस? वेयर रिस्पोंडेंट रिजाइड्स कहां पर? आउटसाइड द टेरिटरीज। कहां का आउटसाइड? आउटसाइड टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। तो एक तो ये केस हो गया, ठीक। दूसरा केस कौन सा हुआ कि ही हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। 7 साल से उसको सुना नहीं गया, 7 years तक, मिनिमम 7 years से उसको किसी ने सुना नहीं। किसके द्वारा? बाय पर्सन्स, ऐसे लोगों के द्वारा, बाय दोज पर्सन्स हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, उस जिसके बारे में प्राकृतिक रूप से जिन्होंने सुना होता। इफ ही वर अलाइव, यदि वो जीवित होता तो उन व्यक्तियों के द्वारा सुना होता। उन लोगों ने भी उसके बारे में नहीं सुना है। कब तक नहीं सुना है? 7 years तक। तो ये प्रिजम्पशन हो जाती है फिर कि वो ही हैज डाइड नाउ। तो यहां पर ऐसी प्रिजम्पशन में, मतलब ये एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 107, 108 में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो 7 years से नॉट हर्ड है, उस केस में भी यू कैन फाइल द पिटिशन एट योर ओन रेजिडेंस। तो यहां से ही क्वेश्चन बनता है कि कब कब पिटिशनर अपने ही रेजिडेंस पर। क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन दिए, देखिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स में। कम ऑन। व्हेन petitioner can file petition at his or her place of residence, ऑप्शन ए, ठीक है। कब पेटिशनर अपने ही निवास की जगह पर कर सकता है? नंबर ऑप्शन ए, रिस्पोंडेंट नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया। ऑप्शन बी, रेस्पोंडेंट नॉट हर्ड फॉर 7 years और मोर। ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी, नन। बताइए आंसर क्या होगा? बात समझ आई आपको कि ऑप्शन यहां पर क्या है कि कब कब हमें ये देखना है कब वो पिटिशनर अपने ही रेजिडेंस पे कर सकता है। तो यहां पर ऐसा कर सकता है, ये ऐसी सिचुएशन है। तो ये इसको डील किया गया, ये स्पेसिफिकली इट वाज एडेड बाय दी, दिस सेक्शन वाज अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976। व्हाई? ओल्ड सेक्शन डिड नॉट टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केसेस वेयर वन ऑफ द पार्टीज डिड नॉट रिजाइड इन इंडिया और हिज वेयर अबाउट्स वर नॉट नोन। तो ये 1976 में इस बात के लिए कोशिश की गई कि भाई अगर एक आदमी बाहर रहता हो, इंडिया से बाहर रहता हो, तब क्या होगा, और उसके वेयरआउट्स का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ रह रहा है वो, ना कोई सुन रहा है ना कोई जानता है उसको। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के लिए 1976 में इसको रिकास्ट किया गया था। बस ये ध्यान कर लेना आप लोग। तो ये हुआ आपका 19 हिंदू मैरिज एक्ट। ए पेटिशन फॉर डिवोर्स इज प्रेजेंटेड बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगी। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके सामने। सेक्शन 19, ए पेटिशन इन ए मैट्रिमोनियल केस हैज टू बी फाइल्ड। कहां पर होगी? ऐसे केस आएंगे, देखो, वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, यस यहां पे हो सकता है। एट द प्लेस वेयर रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन रिजाइड्स, यस यहां पर भी हो सकता है। एट द प्लेस वेयर पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिजाइडेड, यहां भी हो सकता है। तो तीनों में हो सकता है। ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा डी हमारा। तो समझ में बताइए आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे कि कहां कहां पर कौन सी पिटीशन फाइल हो सकती है, ठीक। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 19 में। डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट कि 3rd A वॉज एडेड बाय दी 2003 अमेंडमेंट। 2003 में इसको जोड़ा गया था, ध्यान रखना 3rd A इट वॉज एडिड। तो एक अमेंडमेंट हुआ 1976 में
एंड सेकंड अमेंडमेंट हुआ है इसमें 2003 में। डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स पर्पजेस। बस 19 में इट इज मोर देन एनफ। दोस्तों मुझे कुछ शेयर करना है आपके साथ। क्लास तो आप देख ही चुके हैं। देखिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, खास करके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज ऐसी आ चुकी होती है कि एक सिंसियरिटी का लेवल बढ़ जाता है, उम्र ऐसी आ चुकी होती है कि कैरियर पे ध्यान दें, कमाने पे ध्यान दें। तो ऐसे उसमें उस स्ट्रगल को कम करने की मेरी ये प्रयास है, मेरी और मेरे पूरी टीम का यही प्रयास है कि कम से कम लॉ के स्टूडेंट्स को अच्छी कोचिंग के लिए एक भी पैसा कहीं खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको तो अच्छी तरह से पढ़ाई करनी ही है। इन वीडियोस के बारे में जरूर सब लोगों को बताएं, खुद जरूर पढ़ते रहना। थैंक यू।